प्लेसमेंट पे फोकस करवाया तो फाइनली यू लैंडेड ऑन एक्सेंचर। तो वो पहला इंटरव्यू था या और भी कंपनीज में अप्लाई किए, फेल हुए, क्या ब्रांच कितना मैटर करता है आपकी प्लेसमेंट में? तो यार सीवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब क्या चीज करना चाहिए कॉलेज में, या फिर क्या मेन है कि सीवी ज्यादा होना चाहिए? फिर पैकेज की बात आती है तो रफली मतलब क्या सैलरी लगी स्टार्टिंग, लिविंग एक्सपेंस की बात करें जापान में कितना खर्च होता है, कितना सेव कर पाते हो रफली अगर। हाय एवरीवन, माय नेम इज नरेंद्र राज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मंडे मोटिवेशन विद नरेंद्र। आज हमारे साथ बैठे भाई प्रत्यय। कैसा भाई? बढ़िया यार, तू बता। बढ़िया यार। तो प्रत्यय और हम सेम कॉलेज से जाते हैं। आई विल आस्क प्रत्यय जो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे आपको। सो माय नेम इज प्रत्यय। अभी मैं जापान में टोक्यो में काम कर रहा हूँ। करेंटली आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर जापान। मैं आईआईटी गुवाहाटी से हूँ। मेरा ब्रांच केमिकल था। ऑल्दो मैं केमिकल में जॉब नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत तैयारी करके अपन यहाँ पर आ गए। यस, तो आज की वीडियो में यार हम जानने वाले हैं कि ये जर्नी कैसे रही, व्हाट इज द प्लेसमेंट स्टोरी एंड व्हाट इज द लाइफ राइट नाउ, हाउ मच डज ही अर्न एंड वो जो जर्नी होती है ना भाई कि कहाँ से, मतलब प्रत्यय और हम दोनों बिहारी हैं डीप डाउन, और हम फिर बड़े कॉलेज में आईआईटी में जाके फिर कैसे वहां से पढ़ाई करके कब से कब तैयारी करना होता है, कैसे कैसे जो प्रोसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे। क्या पैकेजेस की उम्मीदें होती है, क्या लगती है, और जो इंटरनेशनल पैकेज लगता है और बाहर की लाइफ क्या होती है, पूरा डिटेल में जानेंगे, तो एंड तक देखना वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी यार कि मतलब आईआईटी की तैयारी कहाँ से की आपने? यार मैं कोटा से मैंने तैयारी की थी। मैं वाइब्रेंट में पढ़ता था, तो वहाँ 2 साल मैंने कोटा में तैयारी की और उसके बाद सीधा आईआईटी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी हो गई थी? तेज है भाई अपन। सही बात है। तो भाई जब कॉलेज गया हाँ। तो कॉलेज जाके मतलब उस टाइम प्लेसमेंट पे फोकस करवाया? यार प्लेसमेंट पे टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो पहले 3 ईयर तो मैंने बस ड्रामा किया है कॉलेज में, कुछ नहीं किया, बस ड्रामा किया। तो थर्ड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के एंड में मुझे लगा नहीं भाई, लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। तो मैंने थर्ड ईयर के एंड से पढ़ना स्टार्ट किया था प्लेसमेंट के लिए। तो भाई कमिंग फ्रॉम केमिकल बैकग्राउंड, तो मतलब ऐसे माइंड में था कि कोर में जाना है या मतलब कोडिंग में जाना है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे आई? यार देखो, इतना तो जो भी देख रहा है सबको पता चल गया केमिकल में बहुत कम ऑप्शंस होते हैं यार। इंडिया में बहुत कम ऑप्शंस है। तो लेकिन फिर सीनियर्स को देख के लगा कि नहीं भाई, सीएस है, सॉफ्टवेयर है, उसी में भाई फ्यूचर है, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं टू बी ऑनेस्ट बताओ तो बस उसके बाद मैं और मेरा एक दोस्त है अभिषेक पुरोहित, हमने साथ में मिलकर पढ़ाई करना स्टार्ट किया बस वहां से। तो भाई मतलब इज इट डिफिकल्ट टू मैनेज योर कोर ब्रांच एंड एडिशनली मतलब सीएस की तैयारी करना? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांच। तुम्हारी ब्रांच कौन सी है? केमिकल में थोड़ा चिल रहता है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने का कोर्स का नहीं रहता है, तो उसके साथ तो मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो भाई तैयारी का पहला स्टेप क्या था? मतलब सोच ली कि चलो नॉन कोर जाना है, तो कहाँ से तैयारी चालू करी? मतलब क्या वेबसाइट, यूट्यूब, कहाँ से? यार मैं और मेरा दोस्त पुरोहित, जैसे मैंने बताया, हम दोनों साथ में हमने कोर्सेरा का कोर्स किया, मशीन लर्निंग सीएससी का हल्का सा। उसके बाद हम दोनों उसी पे एक दूसरे को ग्रिल करते थे भाई, क्रॉस क्वेश्चन ऐसे करके। मतलब मेरे को ऐसा लगता है प्लेसमेंट के लिए एक पार्टनर होना बहुत जरूरी है कि जिसके साथ तुम रेगुलर कम्युनिकेट कर सको। सही सही बात है। तो कोर्सेरा का जो कोर्स था वो कितने महीने का था? मतलब क्या था तो वो 2 महीने का, लेकिन क्योंकि हम उस समय जोश में थे, हमने 15 दिन में कर लिया था। अच्छा, तो वो हेल्प किया मतलब? वो बिगिनिंग स्टेज पे था। फिर यार जब ये तैयारी चालू हो जाती है और आप फिर मतलब कंपनीज के बारे में सोचते हो, रिसर्च करते हो कि मुझे इस कंपनी में जानी है, तो फाइनली यू लैंडेड ऑन एक्सेंचर। तो वो पहला इंटरव्यू था या और भी कंपनीज में अप्लाई किए, फेल हुए, क्या सीन था? यार मेरा ऐसा है कि मैंने आज तक लाइफ में एक ही इंटरव्यू दिया है, वो एक्सेंचर जापान। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, डे 1 पे पहला इंटरव्यू था, और उसी में मेरा हो गया। तो मैं आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि यार ठीक है भाई, चलो अच्छा चल रहा है। तो वॉज इट लाइक कि पहले से सोच रखे थे कि जापान जाना है, या कुछ था मन में कि इंडिया में जॉब करना है, या कुछ ऐसा? नहीं यार, मतलब क्या, बचपन के सपने बड़े बड़े होते हैं। तो मेरा ऐसा था कि 2-3 साल ऐसे बाहर जॉब करूंगा। मेरा पहले से प्लान था कि 2-3 साल जॉब करके बाहर एमबीए करने में चला जाऊंगा, जो कि अभी नहीं है मेरा प्लान, लेकिन पहले यही था। तो फिर मेरा टारगेट ये था कि कैसे भी मेरे को एक्सेंचर जापान जाना। तो मेरे किसी दोस्त से ही पूछेगा ना वहाँ पर गुवाहाटी में, तो वही बोलेंगे कि भाई प्रत्यय बोलता था कि एक्सेंचर जापान कैसे भी जाना है। तो वो होता है ना कि एक कहावत है अपने बिहार साइड की, सरस्वती माँ बैठ जाती है। तो बस मैंने बोला और भगवान के पास हो गया। सही है। तो जब अगर बात करूं इंटरव्यू की और मतलब उससे पहले जो प्रोसेस था प्लेसमेंट की तैयारी, वो कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब एक तो बहुत लेट स्टार्ट किया, जनरली लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ यार, मेरे से इंस्पायर मत होना यार, थोड़ा सा कम होना। तो जनरल नॉर्म्स में भी बात करेंगे। तो लेट स्टार्ट करने की वजह क्या थी, मतलब क्या लगता है? लेट स्टार्ट करने की वजह यही थी कि देख,
जनरली ऐसा होता है आईआईटी जो भी जाते हैं उनका 2 साल में वो कोटा में काफी ग्रिल हो जाते हैं, पढ़ाई 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 पढ़ाई, बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है। तो उसके बाद मेरा ऐसा था कि भाई ब्रेक फ्री वाला मोमेंट था कि भाई अब हो गया पढ़ाई, 3 साल तो कुछ नहीं किया मैंने, बस ड्रामा ड्रामा ड्रामा। कॉलेज में बस देखो पता है जिसमें ड्रामा में था, ड्रामा किया मैंने। थर्ड ईयर के एंड में लगा नहीं भाई जिंदगी में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद से मैंने तैयारी स्टार्ट की, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम 3-4 महीने ढंग से दे दोगे तो ठीक है, क्योंकि आईआईटी में तुमको बेस अच्छा मिल जाता है वहां पर। राइट। तो भाई सीजी क्या थे तुम्हारे? यार मेरी सीधी एग्जैक्ट 7.99 थी, 8 से थोड़े से मिस हो गई। एचएसएस वाले ने 10 नहीं दिए थे लास्ट में मेरे को। तो तुम्हें क्या लगता है 8 से ऊपर रहती तो और कुछ बेटर हो जाता? नहीं मतलब मेरा तो पहला ही इंटरव्यू था यार, तो मतलब मेरे लिए खराब भी यही अच्छा भी यही सब कुछ यही, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ना। इसके बाद मेरी कुछ कंपनीज में इंटरव्यूज थे, लेकिन जब पहले में ही हो गया तो ओके, सही बात है। तो भाई मुझे ये बताओ कि ब्रांच कितना मैटर करता है आपके प्लेसमेंट में? यार सच बताऊं तो डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज, कि अपना आईआईटी में क्या है, तुम केमिकल के हो, मैकेनिकल के हो, कहीं के भी हो, तुम कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें तुमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। तो अगर आप नॉर्मल कॉलेज के हैं, नॉर्मल कॉलेज इन द सेंस कि टायर 2 टायर 3 कॉलेज के हैं, तो फिर मे बी इतनी अपॉर्चुनिटीज ना मिले तो थोड़ा सा मैटर कर सकता है, लेकिन क्योंकि आईआईटीज में नहीं करता है मैटर। राइट। तो यार जब केमिकल हुआ था आईआईटी गुवाहाटी, जब सिलेक्शन हो रही थी 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या मतलब उस टाइम क्या सपने थे 2017 में जब छोटा प्रत्यय था, जब जेईई का हासिल करता गया? यार छोटा प्रत्यय जब था तो छोटे प्रत्यय के दिमाग में तो यही था कि 2 साल बहुत पढ़ाई कर लिए, सपने गए आगे के भाड़ में, पहले तो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर आकर। और भाई जब फैमिली का मतलब क्या रिएक्शन था जब आईआईटी हुई? तो घर वाले होते हैं ना कि आप बेटा करोड़ों का पैकेज लेके आएगा, या मतलब क्या सीन था? यार ये मतलब ये तो हर इंडियन फैमिली में भी ऐसा रहता है, खासकर बिहार साइड के, भाई आईआईटी हो गया अब तो बेटा मतलब करोड़ के नीचे बात ही नहीं करने वाला है आगे। फिर धीरे धीरे रियलिटी पता चलती है यार यहाँ पर 10 लाख के पैकेज लगते हैं। तो ऐसा वाला सीन है। मतलब उनका भी रिएक्शन काफी ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा लगेगा ही, कि काफी बड़ा ड्रीम होता है ना, छोटी छोटी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली का बेटा आईआईटी में चला जाए तो अच्छा लगता है लोग। राइट। तो भाई जब प्लेसमेंट था और इंटरव्यू था उसका, तो ऑफलाइन हुआ था या ऑनलाइन? यार हमारे समय तो कोविड था तो सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ था। तो इंटरव्यू का तैयारी क्या था, मतलब क्या बुलेट पॉइंट्स है कि कोई इंटरव्यू में बैठ रहा है इसके लिए? ओके। तो नॉर्मली क्या बैकअप में तैयार? यार सबसे पहले मैं एक्सेंचर जापान के इंटरव्यू के रिलेटेड बताता हूँ कि इनका ऐसा था कि ये सीवी को काफी अच्छे से पूछते हैं, तुम्हारा जो रेज्यूमे रहता है उस पर ग्रिल करते हैं। तो मैं जैसे मैंने बताया अभिषेक, हम दोनों साथ में एक दूसरे के सीवी से ऐसे निकालते हैं लूप होल्स कि भाई तूने ये क्यों लिखा, यहाँ पर ये पॉइंट लिखा तो इसका मतलब बता क्यों यहाँ पर लिखा है। तो मतलब सीवी जो भी तुम बनाओ उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लो कि मतलब ठीक है कि उससे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करे तो तुम बता सको। तो यार सीवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब क्या चीज करना चाहिए कॉलेज में, या फिर क्या मेन है कि सीजी ज्यादा होना चाहिए, एक्टिविटीज? यार जैसे मेरा सीजी का जैसे मेरे को एक पॉइंट अच्छे से याद है, उसने मेरा इंटरव्यू पूछा था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने बताया पढ़ाई नहीं करता था, फर्स्ट ईयर में अराउंड 6.57 के अराउंड सीजी थी। फिर धीरे धीरे मेरी सीजी ऐसे सेकंड ईयर में 7.2, थर्ड ईयर में 7.4 ऐसे करके 7.99 पहुंची। तो उसने इंटरव्यू में मेरे से पूछा था यार तुम्हारी सीवी काफी अच्छे ग्राफ से बढ़ते जा रही है, ऐसा क्या है? तो बस ज्ञान ही तो देना होता है। मैंने बोल दिया यार बहुत मोटिवेटेड था, मुझे लगा कि मुझे एक्सेंचर जापान ज्वाइन करना है तो मेहनत करनी चाहिए। सही है। तो भाई इंटरव्यू में मतलब क्या क्वेश्चंस थे, कितने देर का था, और मतलब क्या नर्वसनेस थी? यार सच बताऊं नर्वसनेस तो नहीं रहती है, मतलब मेरे को नहीं थी, क्योंकि वही स्टेज पे मैंने इतना परफॉर्म कर दिया था कि मेरे अंदर वो तो डर नहीं था कि भाई क्या पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा लेकिन नहीं होगा। उसके बाद भी इंटरव्यूज थे, लेकिन हाँ एक रहता है बस वो हल्का सा एक अंदर रहता है छोटा सा, बाकी तो चिली था। उसने इंटरव्यू मतलब 30-40 मिनट का मेरा हुआ होगा बस। हाँ तो भाई तुम्हें अगर पता नहीं तो प्रत्यय भाई हमारे सेकित हैं ड्रामा क्लब के, और बेस्ट क्लब का अवार्ड भी जिताए थे और जीतते आ रहे थे ड्रामा क्लब, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। तो भाई 30-40 मिनट के इंटरव्यू में मतलब वो क्या टेक्निकल ज्यादा पूछते हैं, पर्सनल पूछते हैं, पर्सनालिटी एनालाइज करते हैं, क्या होता है? यार इंडिया की जो कंपनी है ना, वो सब ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे पूछते हैं कि तुम्हारी कोडिंग कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है। लेकिन जापान की मतलब ये जो कंपनीज है, इनफैक्ट नॉट ओनली एक्सेंचर जापान, एक्सेंचर की जापान की जो बाकी और कंपनीज है वो ओवरऑल तुम्हारे ग्रोथ पे ध्यान देती हैं कि तुमने और क्या क्या किया है तुम यहाँ। और उनका एक और फोकस रहता है कि तुम जापान में रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक डील होती है इनकी यहाँ के लोगों के लिए कि तुम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने उसके अराउंड भी पूछा था कि जापान के बारे में तुमको कुछ पता है कि नहीं पता है, तुमको यहाँ पर एडजस्ट करने में कोई दिक्कत होगी, कितने साल तुम देख रहे हो यहाँ रहना, ये सब छोटे मोटे ये सब। तो भाई मतलब तुमने बताया क्या जब अगर वो पूछ रहे थे, जैसे तुमने रिसर्च करा था जापान के बारे में या अच्छा, हाँ मतलब अरे मतलब मैंने क्या किया था, मेरा एक एचएसएस था, कल्चरल एथनिक समथिंग था, याद भी नहीं है यार। तो फिर उसमें क्या था, उसमें मैंने जापान के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने
इंटरव्यू में तो यही बोल दिया भाई कि मैं जापान के बारे में पढ़ा था, उसके बाद मैं काफी मोटिवेट हो गया कि मुझे जापान में रहना है, ये सब। वो भी खुश, वो भाई तुमको इतना तुमने पढ़ रखा है जापान के बारे में? हाँ, पूरी हिस्ट्री ऊपर से नीचे सब पता है मेरे को, फूड 2-3 फूड के नाम याद कर लिए कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। वो भी खुश, मैं भी खुश हो गया। सही है। तो भाई ये जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो कैसे रफ एंड टफ होते हैं या स्वीट होते हैं, या मतलब वेरी करता है? सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है। तुम इनफैक्ट तुम्हारे रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा जा रहा है। और बेसिकली हमको सीनियर्स ने भी यही बताया था कि तुम्हारा इंटरव्यू तुम खुद गाइड कर सकते हो कि तुम किस तरफ ले जाना चाह रहे हो। जैसे मुझे याद है एक प्रोजेक्ट था मेरा जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, और उसने सबसे पहले वही प्रोजेक्ट पूछ लिया। मैंने वो तो मेरा उसको घूम फिर के यही बोला कि मैंने उससे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए, उसको घुमा के मैं अपने जो मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट था उसके तरफ लेकर आ गया। तो मतलब तुम अपना गाइड कर सकते हो इंटरव्यू, और ये काफी मेजर पॉइंट है इंटरव्यूज के लिए आई गेस। तो यार इंटरव्यू की तैयारी कब करते हो? मतलब जब प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो तुम सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, फिर इंटरव्यू वाला फेज कब चालू होता है? यार जैसे हमारा गुवाहाटी में 1 दिसंबर से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं हमारे। तो मेरे को याद है हमने अराउंड अक्टूबर एंड से या नवंबर फर्स्ट वीक से बेसिक सीवी तैयार करना तो स्टार्ट कर दिया था कि सीवी बन चुकी है, सीवी की वही जैसे मैंने बोला लूप होल्स क्या क्या उसके अंदर पूछ सकते हैं, वो सब तैयार करना स्टार्ट कर दिया। और सब्जेक्ट मैटर वाइज तैयार करना नवंबर से, जैसे 20 नवंबर से स्टार्ट कर दिया था। ओके ठीक है। तो भाई जब नौकरी लग गई तब क्या रिएक्शन था? घर वालों को पहला फोन किया कि यहाँ लग गई है, ये पैकेज है, तो वो मोमेंट क्या था? यार घर वालों को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, घर वाले ऐसे ही मेरे सामने बैठे हुए थे पूरे टाइम, क्योंकि मतलब क्योंकि घर पे था ना मैं, तो मैं बताया घर पे, काफी इमोशनल हो गया था घर। उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना यार, बेटा पहले तो खुशी भी रहती है, गम भी रहता है कि पहले तो नौकरी लग गई इस बात की खुशी, और बेटा जापान जा रहा है उस बात का दुख, क्योंकि दूर जा रहा है ना। घर वाले अभी भी यार काफी क्लोज रहते हैं हम लोग, तो फिर उसका वो थोड़ा सा एक रहता है। तो बस पहले तो काफी वो चेंज ऑफ रिएक्शन उनका देखने वाले, पहले बहुत खुश हो गए कि हाँ ठीक है इतनी नौकरी लग गई, इतनी अच्छी नौकरी लगी है। फिर सडन यार तुम जापान चले जाओगे, बोला हाँ यार मम्मी ना जापान चले जाऊंगा। वो इमोशनल सेंटिमेंट हमारे फैमिलीज में इंडिया में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा होती है। तो फिर पैकेज की बात आती है, तो रफली मतलब क्या सैलरी लगी स्टार्टिंग में? या स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो इंक्लूडिंग बोनस वोनस कुछ अराउंड, बाहर तुम किसी भी कंट्री में काम करोगे तो उसमें डिपेंड करता है तुम्हारा एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है इंडिया के साथ। हमने जब ज्वाइन किया था समय 0.7 था, मतलब 100 येन में 70 तुमको रुपए मिलते थे। साला वही 55 हो चुके हैं। तो वो भी चीजें आपको मतलब विद टाइम रियलाइज होती है कि आगे पीछे होती है सैलरी, आपका वो पॉइंट के चलते लाखों में लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो सिचुएशनल है। तो मतलब जब सैलरी घर वालों को पहले तो हो गया कि जॉब लग गई तो उसी में खुश होते हैं, फिर सैलरी तो पूछो ना पापा जी कि बेटा कितना पैकेज लगा, ये वाली मोमेंट आई थी कि नहीं? हाँ मतलब आई तो थी, और जो बताया था उस समय तो बहुत काफी खुशी हुए थे यार, काफी ज्यादा उनको अच्छा ही लगा था, क्योंकि मतलब उस समय जो रेट चल रहा था वो ऑन एन एवरेज कन्वर्ट करके अराउंड 35 to 40 lakhs के अराउंड हो रहा था, तो वो काफी उनको अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा। तो भाई मतलब मैं ये बोलता हूँ कि जो आईटी की तैयारी कर रहे होते हैं वो उस टाइम पैसे को देख के तैयारी करना चाहिए या आगे वाली लाइफस्टाइल को देख के तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि तुम जापान में अब कितना साल हो गया? 2 साल हो गए। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक दैट कि वो पैकेज मैटर करता है या ये लाइफस्टाइल, या मतलब क्या अभी पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ के लिए? क्योंकि एक टाइम पे होता है ना कि पैसे चाहिए बहुत पैसे चाहिए, अभी भी वही है या क्या है? यार देखो सच बताऊंगा, पैसे तो हमेशा चाहिए रहते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में तुम रहो अपने, पैसे तो हमेशा तुमको जितने ज्यादा मिलेंगे उतना तुमको अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय के बाद वो भी रहता है कि कंफर्ट कितना है तुम्हारे पास। जैसे अगर तुमको बहुत पैसे मिल रहे हैं लेकिन तुमको सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करा रहे हैं, तो मैं उस चीज को बाय नहीं करता। मेरे लिए वो ठीक नहीं है। मेरे को एक थोड़ा सा चिल रहे, वक्त लाइफ थोड़ा आराम रहे। मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ तो मैं शाम के 7 बजे तक आ जाऊँ, ऐसा रहे तो फिर अच्छा लगता है कि सब कुछ मेंटेन रहे साथ में। सही है। तो भाई ये बता कि कॉलेज में मतलब जब था तो जो लाइफस्टाइल थी और मतलब इंडिया में वो समझ ले, और जब जापान आया तो ये प्लेसमेंट के चलते जो लाइफस्टाइल कैसे बदली? मतलब पहले क्या थी, अभी क्या है? मैसिव ऐसा हो गया है, तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाला सीन हो गया। कॉलेज में इतना कैसे ध्यान नहीं देते थे कि क्या पहन रहे हैं, क्या परफ्यूम लगा रहे हैं, क्या जूते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वही बात है, जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं फिर उस पर भी ध्यान जाता है कि नहीं यार अब नाइकी तो चाहिए ही चाहिए, अभी ये एडिडास चाहिए ही चाहिए। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले तो कुछ भी पहन लो भाई, और उसके बाद परफ्यूम का भी कुछ भी लगा लो, अब भाई अच्छा चाहिए, डियोर चाहिए। तो भाई अब मैं कलेक्शन तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा, मैं यहीं पड़े सारे भाई रहते हैं कलेक्शन।
तो यार लाइफस्टाइल में ड्रास्टिक चेंज आती है और काफी अपस्केल होती है। थिंकिंग में क्या लगता है, जैसे जब हम छोटे से टाउन से होते हैं तो उस टाइम हमारी थिंकिंग पैसों को लेके जब नहीं होते तो आई थिंक कुछ और होते हैं। जब प्लेसमेंट लग जाती है, हाथ में पैसे आने लगते हैं, तो सडनली यू हैव नथिंग। मतलब बैंक अकाउंट में 5,000 होते थे, आज 5 लाख ऐसे आ जा रहे हैं, बोनस आ जा रहा है 10 लाख का। तो फिर वो मनी को लेकर पर्सपेक्टिव कैसे बनती है, एक्सपेंडिचर को लेकर गाइडेंस क्या रहती है? यार मेरा ऐसा है, मतलब मेरा काफी क्लियर इसमें व्यू है कि भाई तुम कमाओ जितना भी तुमको कमाना है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट तुम हर महीने इन्वेस्ट या सेव तो जरूर करो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपन ने देखा है कि कहाँ से हम उठ के आए हैं, तो हमने वो फेज भी देखा है ना। तो मेरे को अभी कभी लगता है कि अपने तुम जो ग्राउंड है उसको मत भूलना। तो भाई मेरा अपना पर्सनल ये है कि मैं हमेशा अपने सैलरी का जो भी आता है 30 से 40% इन्वेस्ट जरूर करता हूँ, या फिर स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी। तो उससे क्या है, मेरी सेविंग्स होते रहती हैं। उसके बाद भाई तुमको जो बचा उससे करो जो करना है। सही बात है, सही बात। तो भाई लिविंग एक्सपेंस की बात करें जापान में, तो मतलब क्या है और कितना खर्च होता है, कितना सेव कर पाते हो रफली अगर बात करें? रफली बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा रहता है कि देखो, मेजर जो तुम्हारा खर्चा है वो तो रूम रेंट का ही होता है। क्योंकि जापान में, टोक्यो में मैं रहता हूँ, तो टोक्यो में रूम्स काफी महंगे हैं। तो मेरा जो, मैं अभी येन में बोलूंगा जो भी बोलूंगा, ठीक है। तो मेरा अभी रूम रेंट करेंटली 1,20,000 येन है, मान लो। ठीक है। उसमें हम लोग 2 लोग रहते हैं, मेरे रूममेट से तो मिले ही, तो 2 लोग रहते हैं। तो पर पर्सन 60,000 रहता है। उसमें कंपनी मुझे 30,000 दे देती है, तो मेरे को अराउंड 30,000 येन लगता है, जो कि कन्वर्ट होकर अराउंड 17-18,000 इंडियन रुपीज होता है। तो बैंगलोर में भी तो इतना ही लगता है, ज्यादा लगता है। तो मतलब क्योंकि कंपनी सपोर्ट कर देती है तो वो कम हो जाता है, तो वो चिल है। So do you think that working abroad is better than working in India? Like pros and cons, emotional sentiments definitely है। नहीं मतलब मैं काफी सब्जेक्टिव आंसर है यार। हाँ मतलब इसकी पर्सनल लाइफ पे पूछा। तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ है, क्योंकि थोड़ा यार, अब देखो टैक्स तुम सब जगह देते हो, इंडिया में दे रहे हो, यहाँ दे रहे हो। इंडिया में 30% टैक्स दे रहे हो, जो स्लैब हमारा रहता है 30% टैक्स दे रहे हो, यहाँ पर भी मैं टैक्स देता हूँ। लेकिन यार बोलना नहीं चाहिए कि नहीं, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जब मैं 30% दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, तो मुझे उसके बेनिफिट्स मुझे दिखते हैं यार। तुम अभी इतने दिन से हो, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है, हेल्थ केयर जो भी सिस्टम होता है, मेरे को कुछ भी होता है, मैं 70% गवर्नमेंट देती है, 20-30% ही मेरा जो लगते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स इंडिया में अभी नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंडिया में वो अपनापन वाली जो फील है वो यहाँ थोड़ी कम है, लोग ज्यादा आपस में मिलते जुलते नहीं है, तो वो दिक्कत है। डू यू थिंक कि यार बाहर लाइफ थोड़ी लोनली हो जाती है? मतलब अगर हम नॉर्म में बात करें, जैसे कुछ लोग तो एक्सट्रोवर्ट है, जैसे मुझे लगता है मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ भाई, मुझे लोनलीनेस नहीं होगी, मैं कम्युनिकेट कर लूंगा। बट इन जनरल अगर तुम भी 10 लोगों को ऑब्जर्व किए होगे, बहुत लोग आए होंगे इंडिया से, अलग अलग कॉलेज से, तो डू यू थिंक दैट देयर इज अ लोनलीनेस लिविंग अब्रॉड? भाई घूम फिर के बाद दोस्तों पर आ जाती है। अगर तुम्हारे दोस्त हैं, जैसे हम लोग आए थे, तो हम लोग 30 लोग 35 लोग आए थे IIT से, मतलब अलग अलग IIT से, खड़गपुर, दिल्ली, ऐसा जगह से आए थे। तो अगर तुम्हारे दोस्त हैं, तुम दोस्त बनाना जानते हो, तुमको दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, तो कोई लोनलीनेस नहीं है भाई। फिर मेरे रूममेट है, ऊपर मेरे फ्लोर्स पे लोग रहते हैं, मैं उनके रूम में चला जाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इंडिया में भी तो क्या, कभी भी सर्कल मेरे को ऐसा नहीं लगता 20 लोग का रहता है, 4-5 लोग का ही सर्कल रहता है यार हमेशा, बस। तो वही यार, मतलब मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत लोग मतलब अपने पढ़ाई में, तैयारी में इतना इंक्लाइंड होते हैं कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, दोस्तों के साथ बैठना, टाइम पास करना, वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग प्रेशर में रहते हैं कॉलेज में। नहीं भाई, प्रेशर भाई, मैं तो ऐसा कहूंगा कि कभी भी कॉलेज लाइफ में ज्यादा प्रेशर मत लो। जो भी है चिल रहो, पढ़ाई करते रहो। मेरे ऐसा नहीं करना, पढ़ाई करते रहो, लेकिन साथ में एंजॉय भी करते रहो। वही, क्योंकि वो जो स्किल सेट गेन करते हो ना, कम्युनिकेशन का, बॉन्डिंग का, काम देती है कम्युनिकेशन। आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर लिविंग अब्रॉड। राइट। तो यार मैं अगर कुछ मोटिवेशन पूछ भी, कोई मोटिवेशन था कॉलेज में लाइफ में अच्छा करने के लिए या कुछ भी, या फिर सब ऐसे ही हो गया, ऐसे हो गया? यार मोटिवेशन सच बताऊंगा मैं, सच ही बताऊंगा, बिल्कुल ये नहीं था कि सच ऐसा मोटिवेशन था कि मैंने जैसे बताया 3 साल तक तो चिली था मैं 4th ईयर में। लेकिन यार एक ऐसा भी रहता है कि एक दिमाग में बस एक फैक्टर मेरा हमेशा रहता है कि अगर मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना किया है, तो मेरे दिमाग में ये था कि उनके लिए भी मुझे अब रिपे करने का मेरा टाइम आ गया है। 20 साल उन्होंने यार मेरे लिए इतना ज्यादा किया, तो एक टाइम के बाद मेरा भी अब फर्ज है ना उनके लिए कुछ करूं। तो मेरे को लगा कि यही टाइम, बस मेरा हल्का जो मोटिवेशन था, बस वही मोटिवेशन था, बाकी तो कोई मोटिवेशन जीवन में नहीं है मेरे पास। हम अंकल आंटी बहुत प्राउड होंगे। बट मैं ये पूछता हूँ कि घर वाले चलो खुश होते हैं,
जब मतलब हमारे जो गाँव में हमारे टाउन में जो दोस्त होते हैं हम्म उनको मतलब जैसे मैं जहाँ से आता हूँ हम्म तो अगर मैं जापान में होता हूँ तो उनकी रिएक्शन अलग होती है। हाँ मतलब जब भी घर जाते हो ना हाँ तो हाँ। क्या फीलिंग होती है भाई, अरे भाई तू तो टोक्यो से आया, क्या लाया, कैसी लाइफ है। यार तो देख, वो मेरा ऐसा है ना कि मेरे घर पे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं, क्योंकि मैं बचपन से बिहार में रहा नहीं, मैं नागपुर में रहता था। ओके। तो नागपुर के बाद मैं हॉस्टल चला गया। अरे हाँ तो फिर करते थे मेरे भाई। घर में दोस्त मेरे ज्यादा नहीं है, तो मेरे जो दोस्त हैं कॉलेज के और स्कूल के दोस्त हैं, तो ओके। उनका रिएक्शन भी ऐसा ही रहता है, और भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया। मैंने हाँ खाक बड़ा बड़ा आदमी बना हूं यार मैं तो। तो यार बड़ा आदमी बनते कब है जो लोग बातें करते रहते हैं, बड़ा आदमी बनता कब है तो। यार बड़ा आदमी तो फिर वही बात है, घूम फिर के सबके मेरे एक ही आंसर रहता है, सब्जेक्टिव चीज है। तेरे लिए बड़ा आदमी वो 10 करोड़ कमा रहा है, सॉरी, और फिर मेरे लिए जो बड़ा होगा वो 1 करोड़ कमा रहा है। ऐसे मतलब बड़ा आदमी तो सब्जेक्टिव है। जो भाई जिसकी सैलरी 10,000 है उसके लिए 20,000 वाला बड़ा आदमी तो चिल रहता है। सही बात है। तो आई थिंक यार काफी कुछ जानने को मिला। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भाई तुम्हारी जॉब से मुझे पता चला कि तुम्हें यूएस वीजा मिला अभी। हाँ यार। तो मैं मतलब ब्रते से अभी जब आया था जापान तो बात कर रहा था, फिर इसकी यूएस वीजा के लिए इंटरव्यू दिया और हो गया है, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट डू यू थिंक दैट आईआईटी प्लेड अ रोल इन? बिल्कुल भाई, बहुत काम करता है। अगर आईआईटी नहीं रहता तो मैं जापान नहीं आता, जापान नहीं आता तो भाई मेरे को तो यूएस वीजा नहीं देते वो इंडिया में। तो यार उसकी भी प्रोसेस हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप जानना चाहते हो कि प्रति यहाँ रहता कैसे है, घर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, खाना क्या खाता है, मेड मिलती है कि नहीं, मेड की सैलरी इससे ज्यादा है मेरे से ज्यादा है, तो भाई यार आगे बने रहो, उसके एपिसोड्स आएंगे, देखते रहो चैनल पे। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑन मोर और लेस। बस अब मुझे लास्ट पॉइंट बता दे कि अब लाइफ में क्या मोटिवेशन, व्हाट इज योर विजन नाउ आफ्टर लिविंग इन द रियल वर्ल्ड? अरे यार अब ऐसा है कि अब धीरे धीरे विथ टाइम तुमको बहुत सारी चीजें बड़े होते हैं सोचने पड़ती है कि तुम्हारी सेविंग्स कहाँ जा रही हैं, तुमको सेविंग्स कैसे करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। 1 2 3 साल 4 साल में लोगों की शादियां होती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो मतलब ऐसा है कि फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि जॉब अगर स्विच करना है नहीं करना है, ये सब मेरा भी मोटिवेशन देखने में यही लग रहा है कि कहाँ से पैसे ज़्यादा मिल सके कि मैं ज़्यादा सेव कर सकूँ और लाइफस्टाइल अपनी और अपने पेरेंट्स सबकी बेटर कर सकूँ। Very good. Thanks a lot for sharing your time with me. Thanks a lot for watching. यार, see you in the next video.